नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपने देखा, आज की स्टॉक लैंडिंग में हम जानेंगे मोबाइल्स कंपनी को लेकर के, जो कि एक सरकार की कंपनी रही है और इसको मेनली रत्ना की स्टेटस से जाना जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेन हिस्ट्री में स्टॉक देखने होल्डिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा की बात करेंगे इस कंपनी को लेकर के, जो कंपनी माइनिंग सेक्टर में कंपनी कामकाज करती है और इसके बारे में कंप्लीटली चलब जानेंगे। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब साथ में लाइक भी कर लीजिए हमारे वीडियोस को। चलिए, जहाँ पे हम कंप्लीट स्टडी की तरफ फोकस करने वाले हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के, जहाँ पे हम एक स्टेप देखेंगे, चाहे फंडामेंटल्स में कुछ स्टेप्स की बात करें या टेक्निकल की कुछ पॉइंटों को बात करें। आखिर मार्केट किसके बेसिस पे रिएक्शंस के मूड में है, कितना भीड़ कहता है स्टॉक में, खरीदार कितने बैठे हुए हैं, इन सारे एस्पेक्ट को हम चर्चा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे विदाउट किसी एडवाइजरी को लेकर। चलिए, कंपनी का नाम है मोबाइल्स लिमिटेड, जो कि सरकार की कंपनी रही, बीएससी और एनएससी दोनों जगह लिस्टेड है कंपनी। फिलहाल देखने को ये मिलती है कि कुछ दिनों से जहाँ पे गवर्नमेंट के स्टॉक में प्रेशर बन रही थी, लगातार बिकवाली का प्रेशर था, वहाँ प्रेशर को लगता है कि अब थोड़ा सा सस्टेन करने वाली है और उसको थोड़ा सा जो कि वॉल्यूम के बेसिस पे देखा है, यहाँ पे कोई बड़ी मोमेंटल देखने को नजर नहीं आ रही है। चलिए, इसको आकलन करते हैं इस स्टॉक को लेकर के। तो इसका जो बुक वैल्यू कहता है इस स्टॉक का, उसका कहता है 121 रुपए का, और करंट प्राइस करीब 400 के आसपास चलता है। और इसको यदि प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए तो ये निकल के आती है कि करीब करीब 3.33 टाइम्स इनसे जंप कर चुकी है बुक वैल्यू इन द करंट प्राइस। जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में कहते हैं 217 का। अब किसी स्टॉक में समझना ये होता है कि स्टॉक में भीड़ कितनी है खरीदारी को लेकर या निवेशकों को लेकर। यहाँ पे निवेशकों की भीड़ की तरफ देखें तो ये यहाँ पे भीड़ की बात करती है, करीब 22 गुने की भीड़ है। और इस भीड़ का आकलन कहाँ से करते हैं? क्वालिटी से करते हैं। क्वालिटी मतलब कंपनी क्वालिटी का मतलब हो गया अर्निंग, और अर्निंग कहता है करीब 17 रुपये 60 पैसे का। किसके बेसिस पे? फेस वैल्यू 10 के बेसिस पे। और हमेशा फेस वैल्यू से ही क्यों आकलन करते हैं इस वैल्यू को? क्योंकि ये वैल्यू एक नॉमिनल वैल्यू है, और जो स्टार्टिंग शेयर होल्डर है, आपके शेयर की कॉस्ट भी यदि फेस वैल्यू के देखा जाए तो फेस वैल्यू की ही देखा जाता है, भले बुक वैल्यू तो मार्केट की गुडविल्स और बाकी सारी चीजों को एड ऑन करने के बाद। यहाँ ये देखा गया कि इनके 10 रुपए के फेस वैल्यू के बेसिस पे 17 रुपए की अर्निंग करती है, और 17 रुपए की अर्निंग के पीछे जो मार्केट में इन्वेस्टेड बैठे हुए हैं वो करीब 22 गुने की भीड़ खड़ी हो रखी है। अब वो कहते हैं कि इस भीड़ के पीछे क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, उसको भी हम अवलोकन करेंगे। चाहे वो बैलेंस शीट की वो फिगर को देखेंगे जहाँ पे डेट इक्विटी के बारे में कहती है, करंट रेशियो के बारे में कहती है। पहले देखिए एक नज़र इसको इंडस्ट्रियल की कैपेसिटी को लेकर के आखिर क्या कहती है। यहाँ देखने को ये मिलती है, जो स्टॉक की पी कहता है करीब 22.8 का, इंडस्ट्रियल की इसके बेसिस पे कहती है करीब 25.9। मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 10% की जंप हो सकती है। तब तो इस अपनी सेक्टर को ये कंपेयर कर पाएगी। यदि कंपेयर 10% जंप करती है तो नियरली कहाँ पे जाएगा? 440 के आसपास जा सकता है। लेकिन हायर टू हायर की बात करें तो करीब 590 तक स्टॉक की प्राइस गई थी। उसके बाद थोड़ा सा इसमें प्रेशर आया था, क्योंकि ऊपरी सतह से करीब 30 से 40% की क्या हुई थी, डाउनफॉल हो गई थी मार्केट को लेकर के, क्योंकि मार्केट में इस तरह के सेंटिमेंटल चला था कि जो पीएसयू स्टॉक है उसमें बिकवाली का प्रेशर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखने को मिला कि लोअर टू लोअर यदि बात करें 207 से लेकर के 600 तक की रेंज को उन्होंने अचीव किया है। अब इसके पीछे देखिए, इसको जो डिमांड्स और भीड़ की बात करते हैं, उसमें सबसे पहला जो एस्पेक्ट होता है उसका नाम है डेट टू इक्विटी रेशियो। दूसरे के एस्पेक्ट का नाम है करंट रेशियो। और ये हम हर एक स्टॉक में देखते हैं, भले ही गवर्नमेंट की कंपनी हो, बड़ी प्राइवेट कंपनी हो, या छोटी कंपनी हो या बड़ी, क्योंकि ये जो पार्ट है ईपीएस का, ये पार्ट के बीच में एक बड़ी सी लाइन है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस में जितना भी प्रॉफिट लॉस हुआ उसके बेसिस पे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ईपीएस की एग्जैक्ट एग्जैक्ट क्या होती है, अमाउंट निकल के आती है। अब जब एग्जैक्ट वैल्यू आती है तो इसके पीछे कुछ कारण को देखेंगे, इसके बारे में क्या कहती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला ये एक, यहाँ पे देखने को मिलता है कि डेट्स फ्री है, लेकिन यदि कुछ होता है तो यहाँ पे क्या करता है, ये प्रॉफिट पीएल के पीछे दबाव बनाता है कम करने को लेकर। जहाँ पे दूसरी तरफ देखा जाए तो इसके अंदर वो सेल्स भी हैं
जो सेल्स उधार में बेचा गया है, वो सेल्स जो उधार में, जो प्रोडक्ट और सर्विस उधार में बेची गई है, उस बेची गई सर्विस में कितने की रिस्क बनती है, भले वो गवर्नमेंट की हो भले वो प्राइवेट की हो। हम इसके लिए क्या करते हैं, इसको जानने की प्रयासरत रहते हैं। इसीलिए हमने इन दोनों के बीच में एक फॉर्मूला का यूज किया जिसका नाम है R2R। इसमें दो चीज पे ध्यान देंगे। पहला, रिस्क टू रिकंसिलेशन होगा। दूसरा, रिस्क टू रिटर्न क्या कहता है उसके बारे में जानेंगे। अब आते हैं स्टॉक की आरओसी के बाद, तो ये कहती है करीब 16% का, आरओई की बात करते हैं 12% के आसपास का, जहां पे डिविडेंड की अच्छी खासी ट्रैक रिकॉर्ड है जो 1.52% के आसपास का है। प्रमोटर्स जो कि सरकार बैठी है, गवर्नमेंट, उसकी होल्डिंग करीब 64% की होल्डिंग है। और मार्केट की पोटेंशियल ये कहती है यदि इसके बेसिस पे चलती है तो फिलहाल तो वहाँ पे 440 और 440 से ज्यादा हो सकता है यदि इसके बेसिस पे भीड़ बनती है। आखिर यहाँ पे भीड़ क्यों नहीं है, किसके कारण से नहीं है, क्या सेक्टर वाइज इनका परफॉर्मेंस नहीं है, या माइनिंग सेक्टर की कुछ मंदी चल रही है, इसका एक अवलोकन करेंगे। साथ में इसका जो समरी डेटा है, इस समरी डेटा के पीछे एक एक एक्सपेक्ट को देखेंगे, आखिर इसके बारे में कंपनी की कंप्लीटली डिटेल क्या है। यहाँ पे देखा गया कि जो मॉइल्स लिमिटेड है, प्राइमरी इंगेज इन द माइनिंग ऑफ मैग्नीज, जो कि मैग्नीज जो है ऑयल एंड द इज द लार्जेस्ट मैग्नीज ऑयल प्रोडक्ट है, ऑयल प्रोडक्ट है द कंट्री। इट इज अ माइन इज अ मिनी रेटना, द स्टेट ऑन्ड कंपनी ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको चलाई जा रही है। चलिए इसको अवलोकन की तरफ चलेंगे। चलिए इनकी वेबसाइट्स पे देखें कुछ पॉइंट आउट को। वेबसाइट्स पे देखने को आती है कि माइनिंग में ही कामकाज करती है, जहाँ पे इनके पास ढेर सारे इमेजेस हैं, जहाँ पे इनके कह सकते हैं कि इनके इमेजेस उस चीज को लेकर दिखाता है कि ये कंपनी ये सब कामकाज करती है। साथ में कंपनी के ऊपर सारी लेटेस्ट अपडेट निकल के आती है। प्लांट्स की बात करती है, माइंड्स की बात करती है, और पॉलिसीज की भी बात करती है। मतलब कंपनी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपनी वेबसाइट्स पे अपनी डेटा को शेयर करती नजर आती है। चाहे लेटेस्ट अपडेट की बात करें, उन्होंने ग्रोइंग की बात किया जो कि कहती है कि अप्रैल टू अगस्त के अंदर उनका जो अचीवमेंट है वो 7% ग्रोथ की बात करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके प्रेस रिलीज कह रही है कि यहाँ पे अप्रैल टू जो अगस्त का पीरियड है उसमें कहती है कि अचीवमेंट उन्होंने 7% किया था। इससे पहले भी उन्होंने दिया था कि हमारे पास टर्नओवर एंड द सेल्स की बात किया था। और इसके अलावा उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ अपनी अपडेट्स कंपनी देती रहती है। जहाँ उन्होंने टेंडर की बात करती है, जहाँ पे टेंडर लगातार निकल, सर्कुलेशन की बात करती है जो कि उनके कामकाज से रिलेटेड जुड़ा होता है। आइए जानते इस कंपनी को लेकर डिटेल। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो केवल और केवल आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है, जहाँ पे हम आपके पास लेटेस्ट लर्निंग्स वीडियोस आपके पास मिलते रहेंगे। चलिए जानते हैं, जहाँ पे पीयर्स की तरफ आकलन करें तो पीयर्स में कोल इंडिया जैसे कंपनी, कोल इंडिया, वेदांता और एनएमडीसी जैसे कंपनीज हैं, शामिल है। वहां पे इनको भी रखा गया है, मॉल्स लिमिटेड को। इन सबकी भीड़ों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ पे खड़ी है, तो सबसे ज्यादा भीड़ की बात करें जो पीई के बेसिस पे कहता है, वो कहते हैं सबसे ज्यादा भीड़ तो अभी तक लॉयड्स मेटल्स के अंदर देखने को मिलता है जो कि 29 की भीड़ है। इसके अलावा एक भीड़ और है जहाँ पे वेदांता के अंदर भीड़, जबकि गवर्नमेंट कंपनी अभी भी क्या कहती है, कहती है अंडर वैल्यूड कहता है। मैं फेस वैल्यू से, वो बुक वैल्यू से अंडर वैल्यूड नहीं कहता हूँ, मार्केट को खरीदारी को लेकर कहता हूँ कि यहाँ पे अभी भी लोग ज्यादा नहीं है जितने की प्राइवेट कंपनियों में लोग लगे हैं। आखिर क्या कहती है इसको लेकर के आपस में प्राइवेट और सरकार को लेकर के, उसका एक अवलोकन हम आने वाले समय में एक कंपनी को कंपेयर करेंगे, जहाँ पे एक सरकारी कंपनी होगी, एक प्राइवेट होल्डिंग्स कंपनी होगी, आपस में कंपेयर करने आखिर परफॉर्मेंस किसका कैसे कामकाज। आइए देखिए इसको क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ। क्वार्टरली रिजल्ट में हम कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ चलें तो कंसोलिडेटेड डेटा इसका 2020 के बाद ऐसा रहा नहीं। अब खुद ही कंपनी का अपनी इसकी कोई सब्सिडी नहीं है, सब्सिडी नहीं है, तो क्वार्टरली रिजल्ट इसके बारे में क्या अपडेट देती है, जो गवर्नमेंट की कंपनी मैनेजमेंट की अपडेट क्या निकल के यहाँ पे जून टू जून को यदि कंपेयर करें, कंपेयर करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग पीरियड्स हो सकती है, अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है। तो यहाँ पे देखा गया कि इसको वाई और वाई कहा जाता है, जैसे पिछले साल के सेम क्वार्टर से यदि कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ग्रो लेवल दिखती है। सेम एज द क्यू और क्यू के बेसिस पे भी देखें मार्च से, तो यहाँ पे ग्रो लेवल दिखती है। एक परसेंटेज वाइज देखा जाए इसको लेकर के, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 33% के आसपास हुआ करता था, वहां 43% के आसपास की जंप करती नजर आती है।
इसके अलावा की बात करें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट की तरफ देखें तो नेट प्रॉफिट के बारे में कहती है। और इसके अलावा नेट प्रॉफिट से पहले एक नज़र डालिए, इनका अदर सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छी खासी तादाद में है, करीब 20 से लेकर के 30 करोड़ के आसपास की रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ कामकाज कर। अब यहाँ पे ये भी देखा जाए 87 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट इन्होंने पिछले पीरियड में बुक किया था, जबकि इस साल में इस क्वार्टर लास्ट क्वार्टर में इनके पास करीब 152 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया। और यदि पुराने के पुराने सारे हिस्टोरिकल डेटा को हम फाइंड आउट करके देखें तो 152 करोड़ इज द टॉप टॉप लेवल पे कंपनी का कारोबार देखने को मिला है, प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे भी और एज पर द सेल्स। तब दोनों तरफ से इनकी ग्रो लेवल बनी है। भाई इसके परसेंटेज वाइज क्या कहती है, इसके बारे में हमारे पास गूगल फाइनेंस ही हमारे पास बताएगी, हम अपनी तरफ से कोई भी कैलकुलेशंस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखने को आई कि वाई वाई के बेसिस पे, जो कि जून से लेकर के और पिछले साल के जून की डेटा की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इन दोनों में क्या कहती है कि रिवेन्यू के अंदर करीब 30% की नियर इसमें उछाल आती है। इसके अलावा की बात करें तो ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस रही वो भी करीब 14% की उछाल के साथ कारोबार करती नजर आ रही है। यदि सेम तरीके से इसको और भी नेक्स्ट प्रोसेस पे देखें तो नेट इनकम सोर्स 75% के आसपास, जो नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो करीब 35% के आसपास, और अर्निंग पर शेयर करीब 76%, और ईबिटा की बात करीब करीब 80% के आसपास की उछाल के साथ कारोबार करती नजर आई। मतलब यहाँ पे वायो वाई फॉर द जून से लेकर के इस डेटा के बेसिस में देखें तो अच्छी खासी तगड़ी जंप है। और केवल यहीं से जंप नहीं है, इसको यहाँ से देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट था, फिर गिरावट था, फिर इन्होंने यहाँ से लेकर के यहाँ पे एक चार्ट एक अच्छी बिल्डअप करती नजर आई है। यहाँ पे देखने को सेम परसेंटेज ऑफ गेन को देखने को दर्शाती है। इसी चीज को हम ईयरली बेसिस पे देखें आकलन करते हुए तो कहती है जो सेल्स जो है वो लगातार बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कहती है इसलिए बढ़ा है, लेकिन 2022 के बाद थोड़ा सा इसमें एक डाउनफॉल आया था, लेकिन डाउनफॉल की बहुत बड़ी चिंता नहीं थी, उतनी बड़ी डाउनफॉल नहीं थी, थोड़ी सी चिंता थी। लेकिन उसको फिलहाल ये देखने को मिलता है कि वाई ओ वाई के बेसिस पे यदि ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा टॉप पे फिलहाल रिवेन्यू बनी है। इसके लेवल पे देखें तो यहाँ पे 43% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, टोटल नियर अबाउट 100 करोड़ के आसपास की इनकी अदर इनकम साइड भी है। और इसके बाद देखा जाए तो टोटल इनकम साइड में करीब करीब 293 करोड़ के आसपास की मिली है। और यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो इससे पहले भी इनके पास अच्छी खासी प्रॉफिट बनी है, लेकिन क्वार्टर ऑफ क्वार्टर के बेसिस पे देखें हमने देखा तो क्या लगा कि लगातार इसमें क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस पे सबसे बेटर परफॉर्मेंस था। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यदि परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे इससे बेटर परफॉर्मेंस भी कर रखा था, जहाँ पे 422 करोड़ तक का, 428 करोड़ का, 510 करोड़ का, आप 432। तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि हाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार एक अच्छी ग्रो लेवल पे बनी है। हाँ सस्टेन करती नजर आती है इस बिजनेस मॉडल में। इसकी परसेंटेज ऑफ वाइज यदि हम कंपेयर करें तो ये कहती है जो रिवेन्यू सोर्स में करीब 8% की उछाल थी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में करीब 4% की उछाल थी। ऐसे क्रम में देखें तो नेट इनकम साइड में करीब 17%, और रिस्पेक्टिवली देखा जाए तो प्रॉफिट मार्जिन से लेकर के ईबिटा तक में करीब 8% से लेकर के रिस्पेक्टिवली 18% तक की उछाल उछाल देखने को मिली है। अब जो प्रॉफिट की पार्ट है वो प्रॉफिट की पार्ट हमेशा हम हमेशा कहता हूँ कि प्रॉफिट की पार्ट वो बुक किया हुआ प्राइस है। इसके लिए हमें जानना जरूरी है उन चीजों को जो प्रॉफिट को बुक करती है। इसीलिए हम इसको बैलेंस शीट को भी देखेंगे और बैलेंस शीट के साइड में और भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखने को ये मिलती है जो उनकी पिछला यदि स्टैंडअलोन डेटा की तरफ देखें 2024 तक की डेटा जो कहती है उसका रेट जो नेटवर्थ की पोर्शन था वहां पे गिरावट देखने को। इसके अलावा यदि रिवेन्यू के मॉडल पे बात करो तो यहाँ पे थोड़ी सी जंप देखने को मिला, और इसी रेशियो से देखने को क्या मिलती है इन द प्रॉफिट नेट प्रॉफिट पार्ट भी देखने को मिलता है, जिसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं। आइए इसी सिलसिले को यदि बैलेंस शीट की तरफ आकलन करके देखेंगे तो बैलेंस शीट इसके बारे में क्या कहती है, इस पे हम नजर डालें। तो बैलेंस शीट के उन फिगर को देखें जो खास करके हम अपने स्टडी में इंक्लूड करते हैं, वो पार्ट है खास करके बोरोइंग्स के पार्ट, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये उठता है जो कंपनी पैसे लेके कर क्या रही है, कंपनी पैसे लेके कर क्या रही है, उसका यूटिलाइजेशन क्या कर रही है। साथ में यहाँ पे यदि हम यहाँ पे बोरोइंग्स कहती है जो रेट्स फ्री कंपनी है, कहती है
डेट्स फ्री है, कुछ है ही नहीं, नथिंग है। जो है वो अदर करेंट्स के अंदर पड़ा हुआ है। अब इसके अलावा की बात करें तो फिक्स एसेट्स इनमें लगातार इन डेवलपमेंट किया है, फिक्स एसेट्स में लगातार ग्रो लेवल बनी है। इसके अलावा की बात करूं तो वर्किंग प्रोग्रेस भी ठीक ठाक देखने को मिला है। इन्वेस्टमेंट की पार्ट इनके पास थोड़ा सा गिरावट में दर्ज किया है, जो कि पहले पिछले साल से दर्ज गिरावट दर्ज करता है। और जो उधार की बात करने वाला हूँ, जो कि किसको सेल कर रखे उस उधार के पार्ट में देखें, उधार के पार्ट में कंपनी कहती है जो इनके पास ट्रेड रिसीवेबल की पार्ट नियरली 209 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले पीरियड से तो बढ़ा था, लेकिन उससे पहले भी इनके पास 227 करोड़ तक का रहा है। अब सवाल आता है कि ये जो पार्ट्स हैं, ये पार्ट के अंदर रिस्क कितना बनता है, इसीलिए हमने इसका नाम दिया था R2R को लेकर के, जहां पे रिस्क टू रिकंसलेशन करेंगे तो रिकंसलेशन की पार्ट हमारी कहाँ खत्म होती है, बोरोइंग्स के ऊपर खत्म होती है। अब जब हम इसको रिटर्न की तरह रिस्क की तरफ देखें, तो रिस्क में हमारे पास क्या निकल के आती है, उधार सेल्स निकल के आती है। अब उधार सेल्स के पीछे देखें तो कहती है करीब 2 महीने में इनके पास पैसे आते हैं। इसको फिर रिस्क नहीं कह सकते, क्योंकि इसको कई बार इनको रिस्क फ्री ही कहें, क्योंकि 60 दिन का 45 दिन, 60 दिन और 90 दिन तक का कई जगह पे एग्रीमेंट्स होता है। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की हमने काफी सारी कंपनी पर स्टडी किया, जहाँ पे करीब करीब 6 महीने लग जाते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को पैसे ट्रांसफर करने। अब आते हैं यहाँ पे सवाल ये आता है, जो ये प्रॉफिटेबिलिटी के पार्ट से कितना सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे टोटल कहती है 209 करोड़ का, और प्रॉफिट बनाती है करीब 293 करोड़ का। मतलब ये समझ में आई, तो 209 करोड़ यहाँ पे ये था, तो मतलब मार्केट में इनके पास जो यहाँ प्रॉफिट बुक हुआ है, अभी भी प्रॉफिट बुक में इनका 209 करोड़ क्या है, मार्केट में लगा हुआ है, जो जिसमें कि इन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी और सर्विस भी इंक्लूड किया हुआ है। आइए आते हैं इसी सिलसिले को आगे करते हुए, जहाँ पे बैलेंस शीट की तरफ फीचर करके देखें। एनुअली एंड एनुअली डेटा के बेसिस पे कहती है करीब कैश ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में 5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज। अब दूसरी तरफ देखें एसेट्स और लाइबिलिटी को लेकर के, तो एसेट्स 7% उछाल करती है, और लाइबिलिटीज के अंदर करीब करीब 2% की गिरावट आती है, जो कि एक अच्छा संकेत देता है कि आपकी लाइबिलिटीज की जो टेंशन थी, आपकी जो बर्डन बनी है, वो थोड़ा सा आपकी कम होती नजर आती है, जबकि आपने एसेट्स को अच्छा खासा क्रिएट किया है। यदि इन दोनों का परसेंटेज देखें तो लगता है कि नियरली 2.5 टाइम्स के हिसाब से यह आपस में सेटअप करती नजर आई। अब आते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यहाँ जो डेटा कहती है परसेंटेज ऑफ ग्रोथ को लेकर के, उसमें देखा गया कि सेल्स को लेकर के कहती है कि लास्ट साल में करीब 16% की उछाल थी। प्रॉफिट ग्रोथ भी कहती है करीब 11% से लेकर के लास्ट एक साल में 55% तक की उछाल देखने को मिला। जबकि स्टॉक प्राइस की तरफ देखें तो ये भी लगातार क्या करती है, उछाल लगाने के प्रयासरत हैं। और रिटर्न इक्विटी के नियरली भी देखा जाए तो करीब 10% से ज्यादा ही रिटर्न बैक दे चुका है। अब सवाल उठता है जो कंपनी को लेकर के इन्वेस्टर का मूड क्या है, इन्वेस्टर के मूड के बाद क्या आकलन करता है, और सेंटिमेंटल इसके बारे में क्या कहती है। और उसके बाद हम लास्ट टू लास्ट में जाएंगे से टेक्निकल चार्ट के ऊपर, जहाँ पे ये देखेंगे तो आखिर यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रिसेंटली कुछ लेवल की बनाती है या नहीं बनाती। यहाँ पे देखें तो हम आते हैं इसको ऑनरशिप को लेकर के, उससे पहले नजर डालते हैं सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल इसके बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट कहती है कि नहीं करती है। तो 2 दिन पहले इसमें अपडेट आया था, एक प्रेस रिलीज किया था, उसमें कहा था कि अगस्त प्रोडक्शन की उन्होंने बात किया था। इनके बारे में हम जान लेते हैं आखिर इन्होंने क्या दिया था, उसके बारे में देखते हैं। और उन्होंने डिफरेंस ग्रेड्स ऑफ द मैग्नीज की जो रेट था उसको लेकर के अपडेट भी दिया था, उस अपडेट पे भी ध्यान देंगे। पहले इन्होंने अपडेट दिया कंपनी ने कि हमारे पास कुछ लेटेस्ट अपडेट है, जिसमें कहती है प्रेस रिलीज में करीब अचीवमेंट 7% ग्रो ड्यूरिंग द अप्रैल टू अगस्त तक जो डेटा निकल के आई, उसमें कहा कि हमारा 7% का ग्रो लेवल रहा है। और इन्होंने ये कहा कि प्रोडक्शन 1.24 लाख टन इन अगस्त 2024 अगस्त 24 के अंदर इनका प्रोडक्शन हुआ है। जबकि इन्होंने ये कहा कि इट हैज बीन अचीव द प्रोडक्शन ऑफ द 7.24 करोड़ लाख टन ड्यूरिंग द लास्ट 5 मंथ इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से 2024 में कहते हैं कि रेस्टिंग एट द ग्रोथ ऑफ द 7% ओवर ईयर एंड CPLY के हिसाब से कहती है कि इन्होंने हिसाब से इन्होंने ग्रोथ टेबल दर्ज किया है। इस लर्निंग में हमने
इसको थोड़ा सा पार्ट्स को समझने का प्रयास किया। अब आते हैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आखिर इसके बारे में और क्या संकेत देता है, उस पर हम नजर डालते हैं। तो इसके बारे में और हम आते हैं ऑनरशिप को लेकर के, जहाँ पे गवर्नमेंट की ऑनरशिप कहती है करीब नियरली 65% के आसपास, और जो 35% की होल्डिंग है वो किसके पास है, एक आम पब्लिक के पास है। आपस में तालमेल इस स्टॉक को लेकर के क्या कहती है, उस पर हम नजर डालने का प्रयास करें। चलिए, इसके बारे में देखा जाए तो फाइनेंस इन्वेस्टर के मोड में देखते हैं तो करीब 64% तो होल्डिंग प्रमोटर के पास, जो कि गवर्नमेंट बैठी है खुद ही, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों है। इसमें कि कहती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब तीन कंपनी इसमें इन्वॉल्व है। सॉरी, तीन कंपनी ने, तीन सरकार इन्वॉल्व है, मतलब ये नहीं कह सकते एक ही सरकार की पूरे के पूरे रेवेन्यू है। इसमें तीन सरकार इन्वॉल्व है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, दो स्टेट गवर्नमेंट जिसमें कि अ, मध्य मध्य प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार भी, जिनकी पोजीशन करीब सबसे ज्यादा देखने को मिलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इधर 53% और नीचे दोनों को 5-5% की होल्डिंग इन दोनों को दिया गया है। आखिर ये जो शायद जमीनें वगैरह होगी वो दोनों स्टेट्स के बीच में होगी, जहाँ पे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच की शायद होगी, इसीलिए यहाँ पे ये चीज निकल के आती है, और उनकी जंगली वाला एरिया होगा जहाँ पे माइनिंग का कामकाज होता है। अब आते हैं एफ आई को लेकर के। एफ आई में देखा गया इस कंपनी को तो करीब 3% की यहाँ पे पोजीशन को लगातार कई बार बढ़ाती है, कई बार घटाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब लास्ट मोमेंट में जब ट्रेडिंग के बाद जो बचती है वही शो करती है, उसके बाद तो फिर दोबारा जब सितंबर का डेटा आएगा तब एग्जैक्टली पता चलेगा। डीआई की तरफ देखें तो डीआई में यहाँ पे एल आई सी की भूमिका है, बाकी सारी कंपनियों की भूमिका अच्छी खासी है, और डीआई यहाँ से थोड़ी बहुत अपनी फंड को सेटअप करती नजर आती है, तो थोड़ी बहुत फंड अपने बेच रही है। अब डीआई में कौन ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बेच रहे हैं, उसकी बात हम करें तो कहती है कि एल आई सी भी बेच रही है। अब क्या कि एल आई सी क्यों बेच रही है, जहाँ पे 7% के आसपास पोजिशन हुआ करता था, तो इसलिए ऑब्वियसली बेचने का पर्पस ये होता है कि उनके पास जो फंड पे उन्होंने पैसा लगाया था, जिस इंश्योरेंस फंड को लेकर के, जिस फंड एलोकेशन किया था, उस फंड में यदि रिडेम्पशन होगी तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, धीरे धीरे अपने फंड को निकालते नजर आएंगे। जहाँ पे पब्लिक की तरफ होल्डिंग देखें तो करीब 21% के आसपास की होल्डिंग है, और लगातार ग्रोइंग स्टॉक रही है। और जहाँ पे डिमांड की भी बात करें तो नंबर ऑफ शेयर जो यहाँ पे होल्डर की लिस्ट कहती है वो लगातार बढ़ी है। चाहे आप किसी भी आंकड़े से देख लें तो ये कहती है करीब 2.5 लाख के आसपास के लोग हुआ करते थे यहाँ पे, और नियर अबाउट 2.5 लाख से ज्यादा की तादाद यहाँ पे बनती नजर आती है। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं जो बुल की तरह कामकाज, और जिनके पास है वो लेके बैठे हुए हैं। अब इसी चीज को देखिए तो हम देखते हैं क्या, हमें पता है चार्ट के अंदर, चार्ट में ये दर्शाता है तो यहाँ पे मार्केट में खरीदने वाले बेचने वाले की मूड क्या है। अब मूड की बात आती है वॉल्यूम से, यदि आप मार्केट में ढेर सारा वॉल्यूम लेके आ जाएं तो फिर क्या होगा, तो कोई ना कोई खरीदने वाला तो होगा ही होगा, क्योंकि मार्केट में हमेशा एक ना कोई खरीदता है, कोई ना कोई बेचता, एक खरीदता एक बेचता है, तो तभी तो मार्केट में कॉन्टैक्ट होगा, तभी तो ट्रेडिंग होगी। यहाँ पे देखने को आती है फिलहाल जिस तरह से यहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम बड़ी तगड़ी जंप हुआ था, उसके हिसाब से फिलहाल कुछ दिनों से इसमें मार्केट में इसकी वॉल्यूम नहीं आ रही है मार्केट, अर्थात जिनके पास है वो ये सोच रहे हैं जो छोड़ो ना अभी बाद में देखेंगे, ऐसा ही लगता है। इसीलिए यहाँ पे जो ट्रेडिंग का पार्ट में थोड़ा सा गिरावट भी आ रही है ना, वो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई मूड नहीं है, वो जो उन्होंने ट्रेडिंग पर्पज से यहाँ पे मार्केट को बुल किया था और बेरिंग की तरफ ले जाने के प्रयास में है, उनकी तरफ से खरीदारी और बिकवाली का देखने को मिला है। जबकि जो तगड़ी वॉल्यूम आई थी उसके बाद ऐसा क्या संकेत देता है, जबकि तगड़ी वॉल्यूम के बाद इसमें अच्छी खासी खरीदारी और बिकवाली का भी प्रेशर देखने को मिला, लेकिन क्या था, खास करके इन पीरियड से देखा जाए तो यहाँ से मार्केट में रैली चालू हुई थी, रैली चालू ये हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम धीरे धीरे आना चालू किया और वॉल्यूम अच्छी तगड़ी आई, और वॉल्यूम अच्छी तगड़ी आई तो अच्छा खासा हाई भी बनाई कंपनी ने। इसके बाद देखा जाए पिछले एक महीने के चार्ट को आंकलन करके, एक महीने के चार्ट से थोड़ा सा गिरावट है, लेकिन वॉल्यूम में क्या हो रहा है, वॉल्यूम उस हिसाब से गिरावट वाले संकेत नहीं देता, क्योंकि वॉल्यूम स्थिरता के साथ कामकाज कर रही है। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी तो है नहीं किसी स्टॉक को लेकर, क्योंकि आप इसको चाहो तो आप अलग अलग इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हो, अलग अलग
फीचर्स का यूज कर सकते हो, जहाँ पे ये पता चलता है कि सुपर ट्रेंड क्या कहता है अलग अलग। इस पे हम भी एक लेके आएंगे अपने चार्ट के अंदर, उसको इंक्लूड करने वाले हैं नेक्स्ट लर्निंग के अंदर। अब सवाल आता है कि अभी तक स्टॉक ने जनरेट कितना करके दिया है, और इनके पास जो डिविडेंड का पार्ट है, सेगमेंट वाइज डिटेल की बात करते हैं, वो क्या कहती है, इस पे हम नजर नजर डाल। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे देखने को ये मिलती है, तो कंपनी के पास सेगमेंट वाइज कुछ इनकम है कि नहीं है। और सेगमेंट वाइज तरफ हम देखें एक नज़र डाल के, तो ये कहती है कि जून तक के डेटा में सेगमेंट वाइज है। आखिर किस प्रोडक्टिविटी से, क्या कारोबार से आती है पैसा, इसके बारे में कहती है कि सबसे ज़्यादा पैसा इनके पास माइनिंग से आता है। उसके बाद कहती है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट से आती है। थोड़ा सा पार्ट पावर से भी आता है इनके पास, मतलब पावर जनरेशन में भी कंपनी कामकाज करती है। तो लगता है कि ये इनको अलग अलग सेक्टर में भी कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि यदि पावर सेक्टर की वो कंपनियां, जो कंपनियां केवल इसी अमाउंट के आसपास की, इसी टर्नओवर के आसपास की कारोबार करती होगी, और उतना ही नहीं, जो मेगावाट कैपेसिटी की बात करती है, वो भी यदि कंपेयर किया जा सकता है, तो फिर इनका हो सकता है जहाँ पे रिवेन्यू के बाद उन्होंने किया। चलिए, इसको हम अलग चीज से देखें, तो इसमें हमने ये देखा कि सेगमेंट वाइज इनका क्या रेवेन्यूज मॉडल रहा। इसके अलावा की बात करें तो इसमें कंपनी डिविडेंड देती है, बोनस के पार्ट की बात करें, उसका क्या फैक्टर्स कहता है, उसके बारे में एक नज़र डालते हैं। और वो ये देखने को मिलती है कंपनी की तरफ से, जो कंपनी हमेशा डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है। अब इन्होंने 30/8 को डिविडेंड दिया था, 2 रुपये 55 पैसे का। इससे पहले भी कंपनी ने डिविडेंड दिया था, मतलब ये समझ में आता है कि कंपनी हमेशा डिविडेंड का कुछ ना कुछ पार्ट देती है। 24 के अंदर की बात करो तो कंपनी के पास करीब करीब कह सकते हैं जो 6 रुपए के आसपास की उन्होंने डिविडेंड पे आउट किया, जो कि फेस वैल्यू से 60%, और ये कह सकते हैं जो इसको मार्केट प्राइस से करीब करीब ये कह सकते हैं, जो उस टाइम पे प्राइस होगी उसका करीब करीब कितना परसेंट, 1.5 से 2% के, 1.5% के आसपास मान लेते हैं, आप 1.5% के आसपास मिलती नजर आएगी। अब आते हैं एज ऑन टाइम में, इस कंपनी ने अपने निवेशकों को रिटर्न क्या बना के दिया। तो यहाँ पे देखने को आई जो पिछले 1 महीने में कुछ ज्यादा नुकसान की तरफ ही संकेत दिया, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले की बात है, जब मार्केट में एक सेंटिमेंटल बन रहा था कि सारे के सारे पीएसयू पे बिकवाली का प्रेशर था, और इस बिकवाली के प्रेशर के बाद मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट गिरती नजर आई थी। पिछले 1 महीने से ये ऐसे संकेत सारे के सारी कंपनियों में देखने को मिल रहा है, जबकि 6 महीने का संकेत इसके लिए ये कहती है, जो ऑब्वियसली इसमें 33% के आसपास की उछाल है, और ये उछाल का संकेत कहाँ से होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यदि कभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक या यहाँ तक की कंपेयर किया जाए, तो शायद और भी बेटर हो सकता है। लेकिन ये जो टाइम फ्रेम के बेसिस पे यहाँ पर रिटर्न गेन की बात करते हैं, चाहे वो 1 साल की डेटा को देखें तो करीब कहती है 67% के आसपास, और पिछले 5 सालों में करीब 222% के आसपास। अब आते हैं 1 साल के डेटा के उसमें, जहाँ पे 1 साल में जो कंपनी की जो प्राइस थी, उस प्राइस में करीब 158 रुपये की जंप, और जंप के साथ 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 एक चीज और देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और लेता हूँ, और यहाँ पे एक पार्ट है एनालिसिस पार्ट को लेकर के, उसमें हमें और कुछ क्लैरिटी नजर आएगी। उसको थोड़ा सा हम और जूम आउट जूम इन करने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पे क्या कहता है उसको समझने वाली बात। यहाँ पे कंपनी पिछले 10 सालों में या उससे पहले 5 सालों में जो रिटर्न बना के दिया, सेम फैक्टर से देखा गया कि बीएससी कमोडिटीज के अंदर इसको रखा गया है। लेकिन ये कंपनी अलग अलग सेक्टर में कंपनी काम काज करती है, माइनिंग का काम हो, प्रोडक्शन का काम हो, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की बात करें, या फिर पावर जनरेशन का काम करें बात करें, इसमें क्या निकल के आती है, यहाँ पे निकल के आती है जिस तरह की रेवेन्यू जो जनरेट किया है, इनके स्टॉक परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इतने पैसे देने के बाद भी, मैं केवल केवल 1 साल का देता हूँ, 1 साल में 158 रुपये की जंप होती है, जो भी प्राइस था। उसके अलावा 6 रुपये का एक्स्ट्रा देती है डिविडेंड की पार्ट, तो प्लस इसको डिविडेंड दे दीजिए, तो मतलब 1 साल में ये नियरली कह सकते हैं करीब करीब 66 से लेकर के 67-68% के आसपास की जंप देखने को मिला। और जबकि बैंक की एफडी कहता है जो 10%, मैक्सिमम इन 8% तक ही होता है, और अदर सेक्टर में देखा जाए, अदर प्रोडक्टिविटी में देखा जाए 10% के आसपास बनती है। स्टॉक मार्केट में क्यों ऐसा पैसा आता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क फैक्टर के साथ जो लंबी ग्रो लेवल होती है वो देखने को ज़्यादा मिलती है, इसलिए अट्रैक्टिविटी लगती है। लेकिन थोड़ा सा रिस्क फैक्टर तो हमेशा रहता है। रिस्क फैक्टर के लिए पता है क्या करना है, इसके लिए एक मूल मंत्र है, वो मूल मंत्र हम लेते हैं, और मूल मंत्र कहता है, अक्सर कहा जाता है कि स्टॉक की प्राइस को लेकर के क्या ये ऊपर ही जाने वाली है, नीचे जाने वाला है, या फिर सेम रेंज में ट्रेड करना। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि मार्केट में
एक कहा जाता है कि एंट्री का पॉइंट होता है, एक एग्जिट का पॉइंट होता है। बिल्कुल ऑब्वियसली होता है। इसलिए क्या होता है, एक आपके जब आपके पास जब सस्ते कोई सस्ते सामान मिलता है तो आप एंट्री करते हैं, जब कोई महंगा सामान होता है तो आप उसको एग्जिट करते हैं। इसमें क्या होता है, जब तक उसको आप सेल आउट नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं आएगा। इसलिए एक सिंपल से स्ट्रेटजी होता है। जो टारगेट क्या है, टारगेट क्या, वो टर्म टारगेट है, क्या आप 2 साल 4 साल 5 साल का रखना चाहते हैं, साथ में क्या ग्रो भी एक्सपेक्टेशन करते हैं, आपकी ग्रो लेवल क्या होनी चाहिए, 100% की ग्रो लेवल होनी, 200%। यदि 100 इसमें इन दोनों को क्या करना चाहिए, मर्ज करना चाहिए। इसको करना चाहिए हाइब्रिड। हाइब्रिड करने के बाद क्या करना चाहिए, हाइब्रिड करने के बाद ये देखना चाहिए तो आपकी टर्म टारगेट प्लस ग्रोथ टारगेट दोनों अचीव हो रही, विच वर ये अर्लियर जो पहले भी आती है, उन दोनों के बेसिस पे यदि मार्केट और पोटेंशियल बनती है तो फिर रहना चाहिए। अदरवाइज वहां पे एक माइंड में रखना हमेशा चाहिए जिसका नाम है एशल, और एशल करके फिर नहीं तो सैड होना चाहिए। तो मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ किसी स्टॉक को लेकर के खरीदने और बेचने को लेकर के, भले सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट। दिस इज ए कम्प्लीटली स्टडी पर्पस। हमने पॉइंट आउट लिया, एक एक एस्पेक्ट को लिया, एक एक पॉइंट आउट को समझा, जहां पे इसको कंपनी में एनएमडीसी और जीडीएम लिमिटेड से कंपेयर किया गया है। मुझे लगता है कि सर ठीक है, कंपेयर द बेटर। और लगता है कि पीएस में यदि सारी की सारी कंपनी भी पावर जनरेशन करती है शायद बेटर है, अदरवाइज को अलग अलग सेगमेंट के बेसिस पे इसको कंपेयर करना शायद बेटर साबित हो सकता है। और अभी तक के लिए हमने इस स्टॉक को जाना, जिसका नाम था इसका नाम था वॉयल्स लिमिटेड, जो कि सरकार की कंपनी रही है, माइनिंग्स पे कंपनी कामकाज करती है और स्ट्रेंथ टू स्टील पे भी करती नजर आती, कहती है जे एडिंग स्ट्रेंथ टू स्टील, स्टील के लेकर के कहती है। और ये हमने इसको जाना। और अभी तक आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी भी नहीं किया है, तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपके साथ कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं, साथ में स्टॉक मार्केट कुछ अपडेट्स, जहाँ पे कुछ ऐसे सेंटिमेंटल्स होते हैं उसको भी हम लेने का कई बार कुछ प्रयास करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।